हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको विदित है कि हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। पीछे से 15 दिन हो गए हैं और आज क्लास नंबर 16। 15 क्लास से पहले हो चुकी है, आज क्लास नंबर 16। इसमें भी देखेंगे प्रतिशत पर किस प्रकार के बेस क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, पीछे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उस पर वही कंसेप्ट लग रहा था जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नया कंसेप्ट लग रहा है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि हुई और कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से सुनो। क्या हुआ, नया कंसेप्ट और इस पर बेस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन सभी खत्म हो गए। नया कंसेप्ट देखो क्या है, माना इफ यदि ए गुणा बी, ए और बी दो कोई क्वांटिटी है, अगर उनका गुणा, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है मतलब निश्चित है, मतलब स्थिर है, मतलब फिक्स है। अगर किसी दो वस्तुओं का या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल अगर निश्चित है मतलब फिक्स है, अगर किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों संख्याएं हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कंसेप्ट है। क्या है कि अगर किसी दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ आगे बात, मतलब ये हुआ जो ए का रेशियो होगा, अगर ए का रेशियो माना कि 5:6 आया तो बी का रेशियो कितना आएगा, 6:5 आएगा। समझ आगे बात, मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होगी, उल्टी होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब एक एग्जाम्पल की थ्रू समझ लेते हैं इसको कि आप सिद्ध करके बताओ कोई संख्या लेके कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो वह संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, दो संख्याएं लिखी हुई आपके सामने ए और बी। ऐसा कोई भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे मैंने आपके सामने लिया 15 गुणा 18। 15 गुणा 18 कितना आता है, 120। 15 और 12 कितने हो गए, 27, 270। और ले लो 10 गुणा 27, 10 गुणा 27 में कितना आता है, 270। इस एग्जाम्पल के लेने का मतलब ये हुआ कि आप किन्हीं दो संख्याओं को, माना ये और भी दो संख्याएं, इनका गुणा क्या आना चाहिए, स्थिर आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। देखो 15 को 18 से गुणा करो तो भी कितना आ रहा है, 270। और 10 को 27 से गुणा करो तो भी कितना आ रहा है, 270। मतलब इनका गुणनफल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। अगर इनका गुणनफल कांस्टेंट है तो आप देखो ए का जो रेशियो होगा जस्ट उल्टा उसका बी का रेशियो होगा, तब ये नियम सही है। देखो इनका जो रेशियो ए का होगा जस्ट उल्टा रेशियो किसका होगा, बी का होगा। आप निकाल के देख लो ए का रेशियो कितना आ रहा है, ए का रेशियो कितना आ रहा है, ए का रेशियो है 15:10। कितना रेशियो, 15:10। 5 के बाड़े से कितना, 3। 5 के बाड़े से कितना, 2। ए का रेशियो कितना आया, 3:2। अब देखो बी का रेशियो कितना है, 18:27। 6 के बाड़े से कितनी बार, 3 बार। 6 से कटेगा नहीं, 9 के पाड़े से कितनी बार, 2 बार। और 9 के पाड़े से कितनी बार, 3 बार। बी का रेशियो कितना आया, 2:3। इस बात से क्या सिद्ध होता है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो दोनों संख्याओं का अनुपात आप खुद देख लो एक दूसरे के उल्टा होता है। ये देखो ए का रेशियो 3:2 तो बी का रेशियो कितना आया, 2:3। यही कंसेप्ट है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होती है,
वित्त क्रमानुपाती होती है। अब इस कंसेप्ट पर बेस सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई प्राइस दे रखी होगी, कोई खर्चा दे रखा होगा, कोई कंज्यूमर दे रखा होगा, उपभोग, खपत और खर्चे में आपको रिलेशन बताना होगा। इसमें यही कंसेप्ट लगेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कांस्टेंट होता तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होगी, विविध क्रमानुपाती होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, एक सूत्र क्या होता है, खर्चा। खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, कीमत गुणा उपभोग मतलब खपत। उपभोग को क्या बोलते हैं, खपत। मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंज्यूम। समझ आ गई बात, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंज्यूम। अब देखो अगर खर्चा कांस्टेंट है, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि इस क्वेश्चन खुद बोलेगा कि खर्चा मतलब व्यय आपका क्या है, निश्चित है, तो आप समझ जाना प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, उपभोग का होगा, खपत का होगा। समझ आ गई बात। अब इस पर 3 फैक्ट बन सकते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी कंसेप्ट को। देखो 3 केस बन सकते हैं आपके सामने। पहला केस क्या हो सकता है कि आपका ई कांस्टेंट हो जाए, मतलब खर्चा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, हो सकता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन, आपकी प्राइस है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कीमत है वो निश्चित हो जाए। तीसरा कंसेप्ट हो सकता है कि आपका उपभोग, आपका जो खपत है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, निश्चित हो जाए। इन 3 के अलावा तो कुछ ही नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो कैसे, अगर इस फॉर्मूले में आप देखो, अगर आपका खर्चा कांस्टेंट है मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होगी, फिर वित्त क्रमानुपाती होगी। यही बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में खर्चा कांस्टेंट है तो आपका कीमत है वो उपभोग के वित्त क्रमानुपाती होगी। समझ आ गई बात। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट हो गया तो दोनों संख्याओं का रेशियो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। दूसरी क्या बात बोल रही है कि आपका प्राइस कांस्टेंट हो जाए। अगर प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो जो खर्चे का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, उपभोग का रेशियो होगा। समझ आ गई बात। इसका मतलब आपका खर्चा है वो किसके, उपभोग के, खपत के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब ये हो गया कि दोनों का रेशियो समान ही होगा। अगर कीमत क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो जो ई का रेशियो वही किसका रेशियो, सी का रेशियो। बट ई कांस्टेंट हो गई तो इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा। अब आप बताओ अगर सी कांस्टेंट हो गई तो जो ई का रेशियो वही किसका रेशियो, पी का रेशियो। जो ई का रेशियो वही किसका रेशियो, पी का रेशियो, दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ये कंसेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तो हमेशा ध्यान रखोगे ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होती है, वित्त क्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होगा। और एग्जाम्पल लेके देखा कि 15 को 18 से गुणा करते हैं तो भी 270 आता है, और 10 को 27 से गुणा करते हैं तो भी कितना आता है, 270 आते हैं। अब ये कंसेप्ट लगा के देखेंगे कि ए का रेशियो कितना आया, ए का रेशियो आया 3:2, और बी का रेशियो कितना आया, बी का रेशियो आया 2:3। इस एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होगी, वित्त क्रमानुपाती होगी। समझ आ गई बात। और इसी पर बेस्ड जो खर्चे वाले क्वेश्चन होते हैं कि खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा
उपभोग, कीमत गुना उपभोग। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंज्यूमर। देखो एक्सपेंडिचर ई बराबर पी गुना सी। इसमें 3 केस हो सकते हैं कि आपकी ई कांस्टेंट हो जाए। क्वेश्चन बोलेगा कि खर्चा नियत है, व्यय नियत है, तो आप समझोगे कि प्राइस का रेशियो और उपभोग का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो खर्चे का रेशियो ही किसका रेशियो होगा, उपभोग का रेशियो होगा। अगर आपका उपभोग ही कांस्टेंट है तो जो खर्चे का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो होगा। ये कंसेप्ट था। अब देखो इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, चीनी वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में 15% की क्या हो गई, कमी। कीमत का मतलब प्राइस में क्या हो गई, 15% की कमी हो गई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि उसका व्यय मतलब खर्चा क्या रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब खर्चा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब एक बात बताओ, आप सबको पता है कि E बराबर क्या होता है, P गुणा C होता है। अब क्वेश्चन क्या कांस्टेंट कर रहा है, खर्चा। अगर आपका खर्चा कांस्टेंट तो P का रेशियो होगा, उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, C का रेशियो। और हमें P का रेशियो दिया गया है, प्राइस, कीमत दी गई है, कीमत 15% की कमी। बताओ कितनी हो गई फ्रैक्शन, 15% का मतलब कितना होता है, माइनस का 3/20 हो गया, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 और 15% का मतलब 3/20 और कमी के कारण माइनस। अब देखो प्राइस का रेशियो क्या आया, ये बताओ मेरे को, प्राइस का रेशियो क्या आया, 20 रेशियो। अगर कोई संख्या पहले 20 थी तो 3 घट गई, कितनी बची, 17। तो बताओ सी का रेशियो कितना होगा, 17 रेशियो 20। क्यों होगा, क्योंकि खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है व्यय क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ गई बात। अब हमें क्या करना है कि उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, कितना बढ़ाया जाना चाहिए आप खुद बताओ, 3 बढ़ाया जाना चाहिए। कितने पर, 17 पर। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, कितना हो गया, 300/17%। कितना हो गया, 300/17%। समझ आ गया सबको कैसे होता है। अब आपको ऐसे नहीं करना है इसको, समझ आ गई बात। ये भी सरल ही लगा होगा आपको, क्योंकि सीधा सा कंसेप्ट है कि E बराबर P गुणा C। बट आपको ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के बिना करना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व हो सकते हैं आसानी से, तो इनमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। देखो होता फॉर्मूले की वजह से ही है, बट सीधा लिखने का तरीका क्या होगा, अगर कीमत में कितनी कमी हो गई, 3/20 की कमी हो गई और आपका खर्चा कांस्टेंट है, आपका खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। अगर 3 की इधर कमी हुई तो आप इधर 3 की क्या कर दो, वृद्धि कर दो। अगर यहाँ 5 की कमी तो इधर 5 की वृद्धि कर दो। अगर यहाँ 10 की वृद्धि तो वहां 10 की कमी कर दो। समझ आ गई बात। अब देखो क्या दिया, अपॉन यहाँ अब ऊपर माइनस है तो जोड़ दो, प्लस है तो घटा दो। 20 में से 3 घटाया 17 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, कितना आ गया, 300/17%। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है विद इन 1 सेकेंड। समझ आ गई बात कि आपको कोई नंबर दे रखा होगा, उसका अगर कमी दे रखी है तो उतनी की वृद्धि कर दो, और प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, और गुणा 100 कर दो, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट सभी सेशन होंगे, लेना से कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके सामने। देखो क्या लिखा हुआ है, तेल की कीमत में कितने की, तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है, और तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे। अब की बात इसको, सो दैट प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन द सेम। ऑप्शन है ना, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया। इधर देखो क्या है, अगर किसी संख्या में 35% की क्या कर दी गई,
कमी कर दी गई, सॉरी वृद्धि कर दी गई। 35% का मतलब कितना होता है मेरे को ये बताओ, प्लस वृद्धि के कारण 7/20 हो गया, 7/20। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ 7 की वृद्धि हुई है तो उधर 7 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और 20 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27। अब देखो क्या बोल रहा है, तेल की कीमत में, ये प्राइस का रेशियो है, और तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे। तेल की कीमत क्या बनी रहे, समान बनी रहे। अब देखो कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, लगभग कितने प्रतिशत, गुणा 100। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, घर जाके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ना। ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन होते तो टिक कर देते, अब ऐसे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की क्या करता है, वृद्धि करता है। खपत में, इसमें करता है खपत का मतलब सी में, और क्योंकि चीनी की कीमत में X% से कम हो जाती है और व्यय निरंतर रहता है, व्यय का मतलब खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, खर्चा क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 42.84 की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे को ये बताओ। एक आपको पता होना चाहिए, 1/7, 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.28% लिखाया था। इसका कितने गुना है ये, 3 गुना, तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, और वृद्धि का मतलब प्लस। समझ आ गई बात। अब एक बात बताओ, अगर खपत में +3/7 आया है तो ये बताओ कीमत में कितना होगा, माइनस का 3/7 कैसे होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 10 से कितनी बार, 10 बार, 3 को 10 से गुणा किया, 30% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितने % की कमी हो जाएगी, 30% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के बिना भी हो गया कि 42.84% अगर खपत में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो आपको कीमत में कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई, 3 की वृद्धि, तो इधर 3 की कमी, 7 में 3 जोड़ा, 10% निकालने के लिए गुणा 100, 10 से 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया 30, एकदम आसान, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको वहां तो सीधा परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, इसमें परसेंटेज वैल्यू दिया नहीं गया है, तो आपको इसमें इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। देखो देखो क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी की दर से बेचा जा रहा है, उससे पिछले महीने उसका मूल्य कितना था, 25। पिछले महीने प्राइस का रेशियो दिया गया है, कीमत का रेशियो दिया गया है, कीमत का रेशियो कितना दिया गया है, पिछले महीने उसका रेशियो अगर 25 रुपए में बेचा जा रहा था, तो अभी वर्तमान समय में उसको कितने में बेचा जा रहा है, 29 में बेचा जा रहा है। प्राइस का रेशियो दिया गया है, राइट। क्या दिया गया है कि पिछले महीने उसको 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता था, तो वर्तमान समय में उसको 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है। रुपए का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो दे रखा है, कीमत का रेशियो दे रखा है। अब आपको क्या करना है, किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, किसको, खपत को कम करना चाहिए, ताकि जो खर्चा है, जो आपका व्यय है, वो पहले के समान ही बना रहे। लगभग उत्तर लिखना है, समझ आ गया। पहले के समान बना रहे कौन, खर्चा, और हम क्या जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंज्यूम, जानते हैं। अगर खर्चा कांस्टेंट, जो पी का रेशियो उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका होगा, सी का। पी का रेशियो हमारे पास है
सी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी का रेशियो हो जाएगा 29:25। कितना कम किया जाना चाहिए, 4 कम किया जाना चाहिए। 29 पर गुणा 100 कितना हो जाएगा, 400/29%। 400/29%। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा। अगर मैं 29 को अगर 13 बार भाग जाता है तो कितना आता है, 29 को 13 से गुणा कर दो, कितनी बार जाएगा, लगभग अगर यहाँ 30 होते तो ये कितनी बार जाता, 30 होते तो 1 0 कट जाता, और फिर नीचे 40 में 3 का भाग लगभग कितनी बार जाता, 13 बार, 13 पॉइंट समथिंग आता, 13 से ऊपर ही आता ना, इसका मतलब 13 पॉइंट समथिंग आता, लगभग 14 के पास आता। 13 से तो ऊपर आता हो ही नहीं सकता, और इतना भी ऊपर नहीं आता कि वो 15 हो जाए। अगर 15 ही होना था तो 14 पॉइंट आता समथिंग, और इतना भी कम नहीं हो जाए कि वो 12 हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना परसेंट, 14%। लगभग में ही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपको प्राइस का रेशियो दे रखा था, और बोला जा रहा था कि आपका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो क्या है, नियत है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कंज्यूम में कितना कम किया जाना चाहिए। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ कितने की कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। किस पर कमी हो गई, 29 पर। और मैंने आपको बताया था हम बेस वैल्यू इस साइड ही लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। समझ आ गई बात। इस कारण मैंने बेस वैल्यू पहले इधर ही, देखो यहाँ पहले 29 ने रखा है, मैंने पहले 25 लिखा, राइट। समझ आ गई बात। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना। एक ही कंसेप्ट लग रहा है कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंज्यूम, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करोगे, अगर दोनों से करके दिखा देता हूं, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले से। देखो चावल की कीमत में 35% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की अधिकतम अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 केजी खरीदी जाती थी। ये क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत में 35% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आपको अतिरिक्त, अब बताओ किसी चीज में कमी हो गई तो ज्यादा चावल मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कितने ज्यादा चावल खरीदे जा सकते हैं, जब पहले कितने खरीदे जाते थे, 104 केजी खरीदे जाते थे। अब बताओ आपको किसमें गिरावट दी गई है, प्राइस में गिरावट 35%। 35% का मतलब 7/20 हो गई 35%। प्राइस में कमी दी गई है, प्राइस में कमी कितनी हो गई, अगर पहले कोई चीज 20 थी उसमें से कितनी कम हो गई, 7 कम हो गई, कितनी बची, 13 बची। कितनी बची, 13। अब देखो, अब आपको क्या, चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, कितनी खपत अधिक की जा सकती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंज्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:20 हो जाएगा, उल्टा होगा। जस्ट एक बात बताओ, पहले कितने खरीदे जाते थे, 104। पहले कितने खरीदे जाते थे, 104 केजी। कितने केजी, 104 केजी। 13 का कितने गुना 104 होता है, 8 गुना। 13 8 104। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बाद में कितने खरीदे जाएंगे, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, नहीं पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, कितनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है, बताओ पहले। 7 का मान भी कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। 7 गुना 8 कितने केजी अतिरिक्त खरीदे जा सकते हैं, 56 केजी। अगर आप पहले 104 केजी चावल खरीदते थे तो अब आप 56 बढ़ा के खरीदोगे, मतलब 160 केजी चावल आएंगे। पहले अगर 104 आते थे तो अब 160 केजी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि कीमत में 35% की क्या हो गई, कमी हो गई। आप बताओ कितने अतिरिक्त चावल खरीदे जा सकते हैं, 56 केजी। समझ आ गई बात। अब देखो, अब इसको ऐसे न करके आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो क्या हुआ, किसी संख्या में 7/20 ये हो गई। अगर कोई चीज पहले 20 थी तो 7 की कमी हो गई। इसका मतलब 7 की कमी, तो इधर क्या कर देते हैं, 7 की
बढ़ोतरी कर देते हैं। अब देखो 20 में से 7 घटाएंगे कितना, 13, और 13 का मान पहले कितनी खरीदी जाती थी, 104 kg, कितने गुना, 8 गुना। अब कितनी खरीदी जाती है, 8 गुना 7 गुना 8 कितने kg, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, 56 kg। समझ आ गई बात, क्योंकि 13 को 8 से गुना करते हैं तब 104 आता है, और 7 को 8 से गुना करते हैं तब कितना आता है, 56 आता है। अब एक बात बताओ, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त कितनी खरीदी गई, 7 गुना 8 कितना हो गया, 56 kg। अब एक बात बताओ, आपको ये अतिरिक्त मात्रा नहीं पूछ के क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि अगर पहले 104 kg खरीदा जाता था तो बताओ अब वर्तमान समय में कितना खरीदा जाता है, कितना खरीदा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 160। समझ आ गई बात, 160 कैसे आता, 13 गुना 7, 13 प्लस 7 जोड़ते, वर्तमान में टोटल कितना हो रहा है, 20 गुना 8, 160। समझ आ गई बात, अगर क्वेश्चन में जो पूछा जाता उसके अकॉर्डिंग ही हो जाता। अगर वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में पूछा जाता तो कितना केजी हो जाता, 160 kg। आपसे पूछा गया अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीदी जाती है, तो अतिरिक्त कितनी खरीदी जाती है, 56 kg, और पुरानी कितनी दी गई है, 104 kg। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट एक ही कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंज्यूम। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस कंसेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x है वो y की क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x है वो y की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और अभी हमने यही पढ़ा था, अगर दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट है तभी तो एक दूसरे की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, यही पढ़ा था। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है, अब क्या कर दिया जाए, x को 37% बढ़ा दिया जाए, मतलब 3/8 कितना दिखाई दिया फ्रैक्शन, 37% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8। अगर क्या कर दिया जाए, 37% बढ़ा दिया जाए तो प्लस, अगर किसी संख्या को 3 बढ़ाया गया तो इधर क्या कर देंगे, 3 की कमी, और 8 और 3 कितने हो गया, 11। 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09, और इसको 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा करोगे 9.09 को कितना आएगा, 27.27%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x है y के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर 37% बढ़ाएगी, 37 और 62, मैंने आपको दोनों ही बताया था, याद रखना। समझ आ गया बात, 37 3/8 और 62 5/8। 3 अगर यहां बढ़ाया गया तो इधर 3 की कमी, 8 और 3 11, 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09। 9.09 को 3 से गुणा करोगे तो 27.27%। समझ आ गया, ये तभी आप जल्दी स्पीड से कर पाओगे जिसको पता है फ्रैक्शन याद है। समझ आ गया, वो स्पीड से कर पाएगा। अगर अभी किसी को पता ही नहीं होता कि 37.5 का मतलब कितना होता है तो वो पहले निकालता, इसको 2 मिनट लगाता कि 37.5 का मतलब 3/8 होता है। और जिसको पता है कि 37.5 का मतलब 3/8 है, वो अगले वाले 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता था। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज से सब चैप्टर को सॉल्व किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके, आप पढ़ोगे चैप्टर ज्यामिति, उसमें आएगा, बट अभी मैं आपको इसको परसेंटेज से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो एक त्रिभुज के आधार में कितने की वृद्धि कर दी गई, 66.2/3%। अब बताओ 66.2/3 की फ्रैक्शन दिखाई थी कितनी, याद रखने के लिए बोला था कि 66.2/3 की कितनी होती है, 2/3 ही होती है। समझ आ गया, क्योंकि मैंने आपको निकाल के भी बताया था कि 66 को हम कैसे लिखेंगे, 60% प्लस 6/2/3%। 60% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब 1/5, तो ये 3 गुना, तो कितना हो गया 3/5 प्लस, और 6/2/3 की कितनी लिखाई थी, 6/2 कितनी लिखाई थी, 1/15 कितनी लिखाई थी, 1/15। लगभग कितना आ गया, 15 में 5, 3 बार 3 को 3 से गुणा 9,
प्लस 15 से 15 एक बार, एक को 1 से गुणा 1 तो कितना आ गया 10/15 और 5 के पहाड़े से कितना आ गया 2/3। आज से जिस भी क्वेश्चन में आपको 66 सही 2/3% दिखेगा उसका मतलब कितना होगा 2/3 होगा, क्योंकि हम इस कैलकुलेशन को कई बार कर चुके हैं। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी हो गई 2/3। क्या हुई है वर्गी हुई है तो प्लस कर समझ आ गया। ये किस में हुई है आधार में हुई है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, नियत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है नियत। अब आप बोलोगे इसकी ऊंचाई कितनी कम हो जाएगी, आप बोलोगे इसके अंदर वो कंसेप्ट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समझ आ गई बात। अब एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना है नहीं। 1/2 तो एक संख्या है, 1/2 तो क्या है एक संख्या है, इससे कोई लेना देना है नहीं। एक बात बताओ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्षेत्रफल क्या है नियत है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्षेत्रफल आपका क्या है नियत है। एक बात बताओ क्षेत्रफल नियत है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती। नियम लगा या नहीं लगा अभी वाला कंसेप्ट कि अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्षेत्रफल तो क्या है डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, इसको चिन्ह ऐसे लिखते हैं क्षेत्रफल को, ठीक है। कि अगर क्षेत्रफल आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा फिर व्युत्क्रमानुपाती होगा एक दूसरे के। यही नियम पढ़ा था अभी। इसका मतलब हमें बेस का दे रखा है और हाइट का निकालना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, कैसे करोगे बेस में कितने की 2/3 की वृद्धि दी गई है, आपको हाइट का निकालना है तो कैसे करोगे इधर 2 की वृद्धि तो इधर 2 की कमी और 3 में 2 जोड़ेंगे 5। बताओ 1/5 का मतलब कितने परसेंट होता है 20%। 2/5 का मतलब कितना परसेंट होगा 40% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यहां माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि यहां कमी हुई है। समझ आ गई बात। एकदम आसान क्वेश्चन कि क्या दिया गया कि आधार में क्या कर दिया जाए 66 सही 2/3 की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट हो तो बताओ ऊंचाई में कितनी कमी हो जाएगी। एक बात बताओ हुआ क्या कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है, नंबर है तो इसको बता दो क्योंकि हमें क्षेत्रफल तो नहीं निकालना ना। देखो ये हो गया रेशियो में कैलकुलेशन करनी है। अब एक बात बताओ क्षेत्रफल क्या है कांस्टेंट। क्षेत्रफल क्या है कांस्टेंट। क्षेत्रफल खुद क्या क्वेश्चन खुद बोल रहा है ना कि क्षेत्रफल क्या है स्थिर। अगर स्थिर है क्षेत्रफल नियत है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अगर वो कांस्टेंट है तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती। बेस और हाइट एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यही हमने कंसेप्ट पढ़ा था और यही कंसेप्ट यहां अप्लाई किया। समझ आ गई बात। एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पर बेस। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल, इसी का एडवांस लेवल। देखो एक वस्तु की कीमत में किसमें कीमत में 36% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी गई तो और खरीदी की मात्रा में कितनी 30% की कमी कर दी गई। तो बताओ वस्तु पर खर्च की गई राशि में कमी होगी या वृद्धि, और होगी तो कितनी प्रतिशत होगी। ऑप्शन भी देखो कितने खतरनाक है। 6% की इंक्रीज का मतलब वृद्धि और 6% की कमी। 4.8% की वृद्धि और 4.8% की कमी। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। अब देखो यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है वस्तु पर खरीदी गई वस्तु पर खर्च की गई राशि में। अगर वस्तु पर खर्च की गई आपको राशि निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ मैं आपसे बोलूं कि आप दुकान जाओ और 5 सेव लेके आओ। कितने सेव लेके आओ 5 सेव लेके आओ और एक सेव का खर्चा 10 रुपए। एक सेव का खर्चा कितना है 10 रुपए। तो मैं आपसे आके पूछूंगा कि बताओ आपने जो वस्तु खरीदी है उस पर टोटल खर्चा कितना आया तो आप क्या बोलोगे 50 आया। मतलब क्या हुआ इसी किस्म में यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि खर्च
क्या खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि किसके बराबर होगी? खर्च की गई राशि आपकी जो कीमत में, आपकी जो कीमत कितनी थी, मतलब एक सेव कितने रुपए की थी कीमत, और गुणा कितनी आपने सेव खरीदी, कितनी सेव खरीदी? 5 सेव खरीदी, तो गुणा किसकी हो जाएगी? गुणा हो जाएगी कि खरीदी गई मात्रा, खरीदी गई मात्रा, खरीदी गई मात्रा। ये जनरल बेस पर क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे अगर आप कोई राशि खर्च करके लेके आओगे, तो आप देखोगे उसकी कीमत कितनी है और आपने उस कितने लिए, कितने भाग लिए उसके, उतनी उसे गुणा करने पर टोटल खर्चा आ जाएगा। माना एक ड्रेस लेके आते हो, एक ड्रेस का रुपए 500 है और आपने 5 ड्रेसें खरीदी, तो 500 को 5 से गुणा करोगे। इसी प्रकार यही है कि खर्च की गई राशि मतलब आपकी जो स्पेंड अमाउंट होगा वो प्राइस का और किसका? क्वांटिटी ऑफ परचेज की गुणा का, दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा और वह हमेशा क्या होगी? नियत होगी। समझ आ गया? और पीछे क्या था? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंज्यूम। ये सेम ही है, सेम ही तो अप्लाई हो रहे हैं। खर्च की गई राशि, इधर खर्च की गई राशि, यहाँ खर्चा लिखा हुआ कीमत और यहाँ खरीदी की मात्रा लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ये सीखना है कि अगर दो संख्याओं का गुणा कांस्टेंट है तो वह दोनों संख्या एक दूसरे की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपात हो गई बात। देखो नेक्स्ट, अब आप देखो आपको रेशो क्या क्या दिया गया है इसके अंदर कि वस्तु की कीमत में 36% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। और 36% का मतलब कितना होता है? 36% का मतलब कितना होगा? 36% हटाओगे तो 36/100, 2 से काटोगे 18/50, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9/25। 36% का मतलब कितना हो गया? 9/25। या तो मान लो 4% का मैंने आपको कितना लिखाया था? 1/25 और 4 का ये कितने गुणा है? 9 गुणा, तो 9/25 वृद्धि हुई तो प्लस। समझ आ गई बात? ये कीमत कितनी हो गई? कीमत हो गई, अगर पहले आपकी कीमत कितनी थी? 25 थी, तो अब कीमत आपकी कितनी हो गई? 25 में 9 जोड़ा कितनी हो गई? 34 हो गई कीमत। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। हमें पूछा ये गया है वस्तु पर खर्च की गई राशि। अब इन दोनों की गुणा कीमत का लिख लिया और अब देखो खरीदी गई मात्रा, खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट की कमी हो गई? 30% की क्या हो गई? कमी। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 3 कम हो गई, कितनी? 7। इन दोनों का गुणा ही खर्च की गई राशि के बराबर। गुणा कर दिया, या तो ऐसे गुणा कर दो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो। पहले 25 प्राइस का रेशियो हो गया 25 रेशियो 34, ठीक। फिर इसमें कमी कितनी हो गई? 10 रेशियो 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7। फिर गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? 25 गुणा 10 अनुपात 34 गुणा 7। मैंने इसको ऐसे नहीं लिखे, डायरेक्ट ही यही लाइन लिखी। समझ आ गई बात? इसको गुणा करोगे तो भी यही आएगा, इसको गुणा करोगे तो भी यही आएगा। अब हमें देखना है कि पहले तो वृद्धि हुई है या कमी। समझ आ गई बात? देखो कैसे, किसी के बारे से कट रही है? किसी के बारे से? देखो ये 2 के बारे से कट रहा है और इधर भी 2 के बारे से कट रहा है। एक तो कम करी 2, यहां 2 के बारे से कटेगा कितना आएगा? 17, और यहां 2 के बारे से कटाएगा कितना आएगा? 5। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। समझ आ गया? अब किसी से नहीं कटेगा। 25 × 100, 25 रेशियो 17 7 कितने हो गए? 119। 7 तो 7 50, 4 7 4 11 हो गए 119। बताओ वृद्धि हुई या कमी? 125 से 119 हो गई, कमी। वृद्धि हुई या कमी? कमी। इसका मतलब डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, इंक्रीज है, और ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं क्योंकि इंक्रीज है। 100% क्या होगा? डिक्रीज होगा, कमी होगी। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। बताओ कितने की घट गया? 6 घट गया। किस पर घट गया? 125 पर घट गया। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100।
किसके भाड़े से कट रहे हैं? 25 के भाड़े से कितनी बार? 4 बार। 25 के भाड़े से कितनी बार? 5 बार। और 6 चौक 24, 24/5 कितना? 24/5। 24/5 कमी है। 24/5 क्या है? कमी, क्योंकि माइनस से लगा हुआ आगे। 24 के अंदर 5 का भाग दोगे, पहले कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 बार तो पहले जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 24 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 4.8% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ आ गई बात? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि उसी पर है, ये हमने खुद बना लिया, इस प्रकार होता है क्योंकि ये तो जनरल बेस पर है। आपको पता ही है कि खर्च की टोटल राशि कैसे होगी, आपने कितनी रुपए कीमत थी उसकी और उसकी कितनी मात्रा ली, दोनों का गुणा ही क्या होगा? टोटल खर्च की गई राशि। नेक्स्ट इसी पर बेस सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? आप टोटल कितने रुपए कमा रहे हो, यही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि बशीर नाम का एक व्यक्ति है, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन क्या कर दिया गया? 15% बढ़ा दिया गया। एक बात बताओ, एक व्यक्ति रोजाना 2 घंटे काम करता था, फिर उसका 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। अब वो रोजाना कितने घंटे काम करेगा? 3 घंटे काम करेगा, बढ़ा दिया गया। तो इसी प्रकार कार्य को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया? 15% बढ़ा दिया। और उसका जो सैलरी थी, उसका वेतन था, वो प्रति घंटे के हिसाब से कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। जैसे पहले कहते थे कि 1 घंटा काम करेगा तू, तेरे को तो 20 रुपए मिलेंगे। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। क्या कह दिया गया कि अगर तू 1 घंटा काम करेगा तो तेरे को 40 रुपए मिलेंगे। समझ आ गई बात? इसी प्रकार हुआ है कि उसका कार्य समय है, जो टोटल समय था वो भी 15% बढ़ा दिया गया, और जो आपको उसकी सैलरी थी प्रति घंटे के हिसाब से वो भी 20% बढ़ा दी गई। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? मतलब उसका जो दैनिक का मतलब रोजाना जो रुपए कमाता था, इनकम थी उसकी, वो कितनी बढ़ी? रोजाना इनकम कैसे करोगे? दैनिक आय पूछा जा रहा है। दैनिक आय रोजाना की इनकम कैसे होगी? रोजाना की आप रोजाना जितने रुपए कमाते हो कैसे काउंटिंग करोगे? कैसे काउंटिंग करोगे? कार्य समय, आपने कितने समय कार्य किया, समझ आ गई बात? और आपको 1 घंटे के कितने रुपए मिल रहे, समझ आ गया? जैसे आपका रोजाना की सैलरी काउंटिंग करनी हो तो कैसे करोगे? आप रोजाना 5 घंटे कार्य करते हो और 1 घंटे के आपको 200 रुपए मिलते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। इसी प्रकार होगी। तो कैसे होगी सैलरी? आपका रोजाना का कितना कार्य समय है, आपने कितना कार्य किया, और आपको प्रति घंटे कितनी सैलरी, प्रति घंटे वेतन, प्रति घंटे वेतन। रोजाना आय कैसे आएगी? आपने कितना कार्य किया, आपने 5 घंटे कार्य किया और आपको प्रति घंटे कितने रुपए मिलते हैं? 200 रुपए मिलते हैं। तो 200 गुणा 5 कितने हो गए? 1000 रुपए। इस प्रकार आपकी एक दिन की इनकम आय कितनी हो गई? 1000 रुपए। ऐसे निकलती है, यही काम है। अपन को दैनिक आय निकालनी है। दैनिक आय निकालनी है तो इन दोनों के रेशियो का क्या करना है? गुणा करना है। इन दोनों के रेशियो का क्या करना है? गुणा। कैसे? 15% बढ़ गया मतलब 3/20 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कार्य समय। कार्य समय क्या था? पहले 20 था, तो अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 23 हो गया। प्रति घंटे वेतन कितना बढ़ गया? 20%। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5 बढ़ गया, तो प्लस। अगर पहले 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 6। इन दोनों का रेशियो। दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? 100% बढ़ेगी। क्वेश्चन खुद बोल रहा है बढ़ गई। देखो क्या किसी के बाड़े से कट रहे हैं? काट रहे हैं तो इसको काट दो। ये 2 के बाड़े से कितनी बार? 3 बार। ये 2 के बाड़े से कितनी बार? 10 बार। और कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 10 गुणा 5 50 रेशियो, और 23 गुणा 3 69। बढ़ी या घटी? बढ़ गई। और क्वेश्चन हमें खुद क्या बोल रहा है कि कितनी प्रतिशत बढ़ गई? प्रतिशत पूछ रहा है तो निकालो कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19। बेस वैल्यू कितनी? 50। और 1/50 का मतलब कितना परसेंट होता है? 1/50 का मतलब कितने परसेंट होता है? 2%। अरे 1/50 का परसेंट निकालना है, गुणा 100। 50 से कितनी बार?
2 बार। 1/50 का मतलब 2%, तो 2 को 19 से गुणा करो, कितना परसेंट आ जाएगा? 38% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। समझ आ गई बात? एकदम आसान क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि उसका कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन है वो प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है। तो आपको बोला जा रहा है उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दैनिक आय कैसे निकालेंगे? उसने रोजाना कितने समय कार्य किया और उसका रोजाना प्रति घंटे कितना वेतन मिलता है, दोनों का गुणा ही क्या होगा? दैनिक आय होगा। और पहले में 15% की वृद्धि, 15% का मतलब 3/20। अगर कोई राशि पहले 20 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो गई? 23। और 20% अगर आपका वेतन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले कोई राशि 5 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई? 6। कैलकुलेशन की तो कितना परसेंट आ गया? 38%। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखो, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि तेल का मूल्य है वो कितना? प्राइस। मूल्य का मतलब क्या होता है? प्राइस। प्राइस है वो कितने परसेंट बढ़ गई? 20% बढ़ गई। 20% का मतलब 1/5 बढ़ गई, किंतु उसकी खपत, उपभोग 18 से 1/3 की फ्रैक्शन कैसे आएगी? देखो 10% प्लस 8 से 1/3%, ऐसे लिखोगे। 10% का मतलब 1/10 और 8 से 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/12 लिखाया था। कितना लघुत्तम आ गया? 60। 60 में 10 का भाग 6 बार, प्लस 60 में 12 का भाग 5 बार, 5 को 1 से गुणा 5, कितना आ गया? 11/60। अगर कोई कितनी हो गई? 18 से 1/3% कम हो गई, इसका मतलब 11 से 11/60 कम हो गई। तो ऐसे लिख ली दोनों की। चलो नेक्स्ट पूछा क्या जा रहा है वो देखो कि इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि खर्चे में कितनी वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। समझ आ गया? अब देखिए, अब कैसे करोगे? आप सबको पता है, मैंने अभी दिखाया था, खर्चा बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा खपत। दिखाया था कंज्यूम, ई बराबर पी गुणा सी। अब की बार क्या पूछा जा रहा है? खर्चा पूछा जा रहा है। खर्चा कैसे आएगा? इन दोनों का रेशियो पे क्या करेंगे? गुणा कर दो। प्राइस का रेशियो कितना है? प्राइस यही है। प्राइस कितना था? 5 से 6 हो गया। प्राइस हो गया आपका 5 से 6 हो गया। और आपकी खपत थी वो कितनी थी? पहले 60 थी और 11 कम हो गई, तो पीछे कितनी बची? 49। पीछे कितनी बची? 49। ये रेशियो का देख लो। पहले इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? निकालो। किसके पारे से? 6 के पारे से कितनी बार? 10 बार। तो रेशियो कितना आ गया? 50 रेशियो 49। बताओ इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? डिक्रीज, कमी हुई है ना, तो इसका मतलब कमी हुई है। इंक्रीज वाले ऑप्शन तो होंगे, बढ़ोतरी होगी नहीं। या तो अब क्या होगा? डिक्रीज होगा, या 1% होगा या 2% होगा। देखो कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। 1/, किस पर? 50। 1/50 का मतलब कितने परसेंट होता है? 2%। 1/50 का मतलब कितना परसेंट होता है? 2%। 2% की क्या हो गई? कमी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई बात? कैसे करोगे? आपको ये दिखाया था अभी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंज्यूम। दिखाया था कि आपको क्या दिया गया? ई पूछा जा रहा है, पी का रेशियो दिया गया है, सी का रेशियो दिया गया है। ई कैसे आएगा? पी और सी के रेशियो को आपस में गुणा करना। समझ आ गई बात? एकदम। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार का सेम क्या पूछा जा रहा है? देखो क्या हुआ? पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि? 19% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। और सुनीता पेट्रोल पर 12% क्या करती है?
अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना चाहिए एक पूर्णांक के करीब, मतलब लगभग आंसर लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, प्राइस कितना बढ़ गया 19%। अगर पहले 100 था, देखो 19 की फ्रैक्शन तो आएगी नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, 19 का मतलब 19/100। अब 100 मान के करेंगे। और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त खर्च करने का इरादा कितने परसेंट का करती है 12%। प्राइस दे रखी है, खर्च दे रखा है और उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल खरीद को कम करना चाहिए, खपत को कितना कम करना चाहिए। एक बात बताओ, आपको E बराबर क्या लिखाया P गुणा C। इस क्वेश्चन में आपको खपत निकालनी है, खपत कैसे आएगी, ये इधर किसमें गुणा में, ये इधर किसमें आएगा, किसमें हो जाएगा भाग में। तो C का मान कैसे आएगा, C का मान कैसे आएगा, जो खर्च का रेशियो है उसको कीमत के रेशियो से भाग करोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, खपत का रेशियो आ जाएगा। और हमें यहां निकालना है कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ा, मतलब खपत को कितना कम करना पड़ा, ये निकालना है। तो पहले E का रेशियो लिखो, E का रेशियो मतलब खर्च का रेशियो। खर्च कितना है, केवल 12% अतिरिक्त खर्च, 12% ज्यादा। अगर कोई राशि पहले 100 थी, 12% ज्यादा तो 112। ये किसका रेशियो हो गया, खर्च का रेशियो। खर्च के रेशियो को किससे भाग करना है, प्राइस के रेशियो से। प्राइस का रेशियो कितना है 19% बढ़ गई। 19% बढ़ने का मतलब अगर कोई राशि पहले 100 थी, 100 पर 19 बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। और इन दोनों का रेशियो निकालना है भाग करके किसका, C का। 100 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा, एक रेशियो 112 में किसका भाग देंगे 119 का देंगे। 112 119 किसका भाग जाता है दोनों में, किसका भाग जाता है, 7 के बारे से करते हैं। 7 के बारे से कितनी बार, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 4 2 7 छंग 42। ये 7 के बारे से कितनी बार, 7 एकम 7, फिर पीछे कितना बच गया 4 7 7 गुण 50। अब देखो ये 17 इधर भाग में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणा में। तो ये 17 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 17/16। आपसे क्या पूछा जा रहा है, खरीद को कितना कम करना पड़ा, लगभग बताना है कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। और कितने पर कम करना पड़ा 17 पर। और 1/17 की फ्रैक्शन मैंने आपको कितनी लिखाई थी 5.88%। देखो कॉपी में 1/17 का मतलब 5.88% था, लगभग कितना कम करना पड़ा आपको 6। कितना कम करना पड़ा 6। समझ आगे बात, इसी फॉर्मूले पर, इसी कंसेप्ट पर ये बेस क्वेश्चन था। बट यहां आप ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है कि E बराबर P गुणा C। इस इतनी देर क्या था कि E पूछा जा रहा था, अब की बार क्या पूछ लिया C निकालोगे तो क्या करोगे, खर्च के रेशियो को कीमत के रेशियो से क्या करोगे भाग करोगे। यहाँ खर्च का रेशियो लिखा 100/12 बढ़ाया, 100 पर 12 बढ़ा दिया 112। और कीमत पर क्या बढ़ाया 19 बढ़ाया, तो 100 पर 19 बढ़ा दिया 119। और क्या करना है दोनों का भाग, 100 में 100 का भाग एक बार और 112 में 19 का भाग 16/17। 17 इधर भाग में इधर गया गुणा में, तो 17/16 कितना कम हो गया, 1 कम, 1 किस पर 17 पर। 1/17 का कितना लिखा था 5.8। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का सेम इसी कंसेप्ट में देखो क्या लिखा होगा, डीजल की कीमत में कितने की वृद्धि हो गई 26% की वृद्धि हो गई डीजल की कीमत में, मतलब प्राइस में वृद्धि हो गई। और एक व्यक्ति केवल 15% तक अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है। वो खर्चा कितना बढ़ाना चाहता है 15%, और कीमत में कितने की वृद्धि हो गई 26%। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रतिशत तक 1 दशमलव स्थान पर सही क्या उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए, मतलब कुल मिलाकर पूछा जा रहा है उसको खपत को कितना कम करना चाहिए। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं E बराबर होता है P गुणा C। हमें क्या निकालना है C निकालना है, तो क्या करेंगे E बटा ये इधर गुणा में क्या आएगा भाग में,
मतलब खपत कैसे आएगी, खपत कैसे आएगी, खर्चे के रेशियो को किससे भाग कर दोगे, प्राइस के रेशियो से भाग कर दोगे। लिखो पहले किसका रेशियो, खर्च का रेशियो लिखो, खर्च का रेशियो कितना है, खर्च 15% बढ़ा दिया, खर्च 15% बढ़ा दिया, इसका मतलब अगर पहले 100 था 15 बढ़ा दिया तो 115, चाहे फ्रैक्शन से करोगे चाहे सीधा मान के करोगे और आंसर सेम ही आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अब क्या करना है, प्राइस का, प्राइस का कितना हुआ, 26 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 100 रेशियो 126 हो गया। अब देखो, अब क्या निकालना है अपन को, सी कैसे आएगा, ई को पी से भाग करेंगे, 100 में 100 का भाग एक बार और 115 को भाग किसे कर देंगे, 126, 115 को भाग किसे कर देंगे, 126। अब देखो ये इसको इधर गुणा कर दो, ये भाग में इधर आया गुणा में, तो सी का रेशियो क्या हो गया, सी का रेशियो हो गया 126 रेशियो 115। खपत कम हुई है ज्यादा, 126 से 115 हो गई कम, क्वेश्चन खुद ही बोल रहे क्या हुई है, कम, कम कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 11 कम हो गई किस पर, 126 पर। समझ आगे बात। अब आपको देखना है कि 11/126 कितने प्रतिशत होगा, लगभग लिखा हुआ है। अब देखो हम अगर एक बात बताओ, मैं 126 का 10% निकालूं तो कितना आता है, अगर मैं 126 का 10% निकालूं कितना आएगा, 126 का 10%, 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, 10 नीचे एक शून्य तो एक शून्य छोड़ के पॉइंट लगाना है, 12.10% ज्यादा आ रहा है, 10% 11 आना चाहिए ना, 11 से क्या है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 10% से आंसर क्या होगा, छोटा, सभी 10% से छोटे ही और ज्यादा भी छोटा नहीं होगा। चलो 10% ज्यादा आ गया, एक बार 9% निकाल के देखो इसका, एक बार इसका 9% कितना आएगा, 126 का, 126 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9 छंग 54 का चौका आंसर पाई 5, 9 2 18, 5 कितने हो गए, 23 का किया आंसर पाई 2, 9 और 2 कितने हो गए, 11 और 2 से छोड़ के पॉइंट लगाना, 11.34, 9 भी ज्यादा, 9 भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 9 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, कौन सा होगा, सी नंबर, कौन सा होगा, सी नंबर। इस प्रकार कैलकुलेशन करनी है, अन्यथा इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, गुणा 100, भाग करते रहो, भाग करोगे तो लगभग आपके पास 8.7 समझ आ गई बात। बट आपको ऐसे करना नहीं है, आपको पता है कि 126 का 10% है वो 12.6 होता है, 10% से आंसर कम आएगा। फिर मैंने 9% निकाल के देखा तो 11.34 आया, मतलब 9% भी ज्यादा है, 9% से जस्ट कम है, 9% से जस्ट कौन सा कम है, 8.7। बाकी देखेंगे नेक्स्ट।